नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रैक्टिस सेट में। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए 125 प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थियों की मांग थी कि मैम थोड़े से कठिन प्रश्न लेकर आइए जो कि टीजीटी 2021 का पैटर्न हो, तो उसी को मैं लेकर आई हूँ। कोशिश की हूँ कि यह पैटर्न उसी तरह का बने। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यह प्रैक्टिस सेट आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो बहुत सारी परीक्षाओं में समान रूप से है, लगभग समान है। किसी का ज़्यादा बड़ा है, किसी का छोटा है, लेकिन सामान्य है, एक जैसा है। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न है कि शब्द जीवति ही अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। उपयुक्त काव्य की परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? देव, केशवदास, सूरति मिश्र या प्रताप शाही। आपको बताना है कि यह काव्य की परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। सभी प्रश्न मैंने काफ़ी चुन चुन कर बनाए हैं। कुछ प्रश्न आपको आसान लगेंगे, कुछ प्रश्न कठिन लगेंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्नोत्तरी में दोनों का समान रूप से मिला जुला रूप मिलता है। सही उत्तर है देव, यह देव की परिभाषा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। आप कमेंट में अपने उत्तर देते रहिएगा और अपने सही प्रश्नों को गिनते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका यमक अलंकार। इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। यहाँ पर अनंत और अनंत दो बार एक ही शब्द आया है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले वाले अनंत का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा बहुत सारे, और दूसरा जो अनंत है इसका अर्थ है परमात्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार किसकी रचना है? अरुण कमल की, वेणु गोपाल की, विजय देव नारायण शाही की या आलोक धनवा की। यहाँ पर गोपाल है, इसको सही कर लीजिएगा। आपको बताना है कि अपनी केवल धार किसकी रचना है। यह प्रश्न मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों से पूछा था। इसका सही उत्तर है अरुण कमल। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार, 1980 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, तार सप्तक में गिरिजा कुमार माथुर की कितनी कविताएं संकलित थीं? 19, 20, 21 या 22। हिंदी साहित्य का एक हिस्सा है तार सप्तक, जिससे हर परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि तार सप्तक में गिरिजा कुमार माथुर की कितनी कविताएं संकलित थीं? 19 थी, 20 थी, 21 थी या 22 थी। सही उत्तर है इसका 19 कविताएं। तार सप्तक में 19 कविताएं गिरिजा कुमार माथुर की संकलित की गई थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। कथन किसका है? नरेश कुमार, अज्ञेय, केसरी कुमार या डॉक्टर नामवर सिंह। आप बताइए कि प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है, यह कथन किसका है? नरेश कुमार का है, अज्ञेय का है, केसरी कुमार का है या डॉक्टर नामवर सिंह का है? सही उत्तर है नरेश कुमार। यह कथन जो है नरेश कुमार का है, इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कुंवर नारायण को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों या आत्मजयी। कुंवर नारायण को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है इसका कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं के लिए इन्हें 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह रचना 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बताइए सूरसागर में पदों की संख्या कितनी है? 4936, 4937, 4938 या 4940। सूरसागर में पदों की संख्या कितनी है? हिंदी साहित्य के लिए सूरसागर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आपको इनमें पदों की संख्या बतानी है, कितने पद हैं।
सही उत्तर है इसका 4936। 4936 पद हैं, 12 स्कंद हैं। ठीक है, 12 स्कंद हैं। यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि कितने स्कंद हैं, तो इसमें 12 स्कंद हैं। इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा किया गया था और इसके संपादक थे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न संख्या 8 है, नायक ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती के प्रेम का चित्रण किस रचना में मिलता है? मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती या रूपमंजरी? ऋतुपर्ण और सत्यवती के प्रेम का चित्रण इनमें से किस रचना में मिलता है? सही उत्तर है इसका सत्यवती कथा। इसके लेखक जो हैं, इसके रचनाकार जो हैं ईश्वर दत्त हैं। ईश्वर दत्त द्वारा लिखित यह रचना है जिसका समय जो है 1501 ईस्वी है और इसकी भाषा कभी कभी पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो इसकी भाषा जो है वह अवधी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 बताइए कि माता प्रसाद गुप्त बीसल देव रासो का रचना काल कौन सा मानते हैं? 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 1155 ईस्वी? माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया था बीसल देव रासो का, तो उनके अनुसार जो है बीसल देव रासो का रचना काल क्या है? 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 1155 ईस्वी? सही उत्तर है इसका 14वीं शताब्दी। माता प्रसाद गुप्त बीसल देव रासो का रचना काल 14वीं शताब्दी मानते हैं। वहीं 1155 ईस्वी का जो समय है इसको शुक्ल जी जो है बीसल देव रासो का रचना काल मानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न संख्या 10 है, भैया कबीर उदास किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग या प्रभा खेतान? भैया कबीर उदास यह एक उपन्यास है और किसकी रचना है आपको बताना है। फटाफट अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए क्योंकि परीक्षा में भी जो है काफ़ी कम समय मिलता है हमें सभी प्रश्नों को करने के लिए। भैया कबीर उदास जो है उषा प्रियंवदा की रचना है। उषा प्रियंवदा का उपन्यास है जो कि सन 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न संख्या 11 है, प्रिया नीलकंठी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, निबंध है, नाटक है या कहानी है? प्रिया नीलकंठी किस विधा की रचना है? सही उत्तर है इसका निबंध। यह निबंध विधा की रचना है। नाम से पता नहीं चलता है कि यह किस विधा की रचना है। यह निबंध है कुबेर नाथ राय का। ठीक है, कुबेर नाथ राय का निबंध है और कब प्रकाशित हुआ था? 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस है। रस की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शुक्ल जी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा? आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस है। रस की यह परिभाषा है और आपको बताना है कि किस विद्वान के द्वारा दी गई है। सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 बताइए, आलंबन विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? आलंबन विभाव कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है इसका 2 प्रकार का। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन 2 प्रकार के आलंबन विभाव होते हैं। प्रश्न संख्या 14 बताइए, आश्रम देखी जानकी हीना, भय दुखी जिस प्राकृत दीना, इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस? आश्रम देखी जानकी हीना, भय दुखी जिस प्राकृत दीना। सही उत्तर है इसमें श्रृंगार रस। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस है। हालांकि श्रृंगार रस के भेदों की बात करें तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, यहाँ पर आश्रम में जब श्री राम आते हैं और जानकी जी को यानी सीता जी को उसमें नहीं पाते हैं तो वो एक सामान्य मनुष्य की तरह दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, आरोपवाद
मत किसका है? भट्टलोलट का, शंकुक का, भट्टनायक का या अभिनव गुप्त का? आरोपवाद किसका मत है? सही उत्तर है इसका भट्टलोलट। आरोपवाद जो है भट्टलोलट का मत है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? मुक्तिबोध का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या विश्वनाथ त्रिपाठी का? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी का। यह 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, अखबार चुनार का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1867 ईस्वी या 1868 ईस्वी? अखबार चुनार का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है इसका 1866 ईस्वी। इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे और यह चुनार से प्रकाशित होता था, इसलिए इसका नाम भी है अखबार चुनार और इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, घट रामायण के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, चरणदास, तुलसी साहब या अक्षर अनन्य? घट रामायण किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका तुलसी साहब। घट रामायण जो है तुलसी साहब की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जो है शब्दावली है। एक रचना जो है इनकी शब्दावली पूछी जाती है। एक रचना इनकी है पद्मसार। तुलसी साहब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। एक रचना इनकी पद्मसार है और एक रत्नसागर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नवल सिंह रामचंद्र विलास, लाल दास अवध विलास, चतुर्भुज दास मधुमालती और लाल कवि सुजान चरित्र। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सुमेलित है नहीं लगाना है आपको, सुमेलित नहीं है बताना है। सही उत्तर है इसका लाल कवि सुजान चरित। यह जो है लाल कवि की रचना नहीं है। सुजान चरित जो है सूदन की रचना है, जो कि एक प्रबंध काव्य है। यहाँ पर जो मधुमालती है चतुर्भुज दास की, इसका समय अलग है। यह मंझन मिश्र की मधुमालती नहीं है, यह 1780 में चतुर्भुज दास की मधुमालती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से बोधा के आश्रयदाता कौन थे? जयपुर के राजा केसरी सिंह, महाराज नाना राव, स्वरूप सिंह बुंदेला या पन्ना नरेश महाराजा खेत सिंह? इसमें से बोधा के आश्रयदाता राजा कौन थे? बोधा को बुद्धिसेन भी कहा जाता था। सही उत्तर है इसका महाराजा खेत सिंह। पन्ना के नरेश महाराजा खेत सिंह बोधा के आश्रयदाता राजा थे। वहीं बात करें जयपुर के राजा केसरी सिंह की, तो यह ठाकुर के आश्रयदाता राजा थे। और महाराजा नाना राव जो थे वह बेनी प्रवीण के जो थे आश्रयदाता राजा थे। बेनी प्रवीण बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। और स्वरूप सिंह बुंदेला यह जो है मतीराम के आश्रयदाता राजा हैं। ठीक है, इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में या 1878 ईस्वी में? दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है इसका 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई, जिसको उस समय तो बम्बई कहा जाता था, इस समय मुंबई कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। हिंदी में नवजागरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा?
हिंदी में नवजागरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? कमेंट में अपने उत्तर बताइए। हिंदी में नवजागरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने अपनी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस नाम की रचना में इन्होंने नवजागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ प्रकरण 2 नई धारा प्रथम उत्थान का समय सीमा क्या है? संवत 1925 से 1945, संवत 1925 से 1950, संवत 1935 से 1955 या संवत 1940 से 1960। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ प्रकरण 2 नई धारा प्रथम उत्थान, इसका समय सीमा क्या है? सही उत्तर है संवत 1925 से 1950 नई धारा प्रथम उत्थान का समय है। द्वितीय उत्थान का समय 1950 से 1975 तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 बताइए, निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली में है? फूलों का गुच्छा, प्रेम मालिका, विजय वल्लरी, प्रेम माधुरी। इसमें से कौन सी रचना जो है खड़ी बोली में है? ये सभी जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं और फूलों का गुच्छा जो है खड़ी बोली में लिखी गई हैं, बाकी तीनों जो है ब्रजभाषा में हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य के लिए तो खड़ी बोली रखा था, लेकिन कविताओं के लिए वह ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे और इसमें से दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा जो है खड़ी बोली में है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। द्विवेदी युग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता, समस्या पूर्ति या विषयगत वैविध्य। इसमें से द्विवेदी युग की विशेषता कौन सी नहीं है? सही उत्तर है इसका समस्या पूर्ति। यह द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 बताइए, संबूक की हत्या किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह, नरेंद्र कोहली या शरद जोशी। संबूक की हत्या किसका नाटक है? सही उत्तर है नरेंद्र कोहली। यह नरेंद्र कोहली का नाटक है। अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न संख्या 27 है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में उपन्यास या गुजराती में नवल कथा। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सभी उपन्यास के नाम हैं। हिंदी में उपन्यास कहा जाता है, उर्दू में नावल, मराठी में उपन्यास, गुजराती में नवल कथा। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है मराठी में उपन्यास। यह असत्य है, यानी सुमेलित नहीं है। मराठी में जो है उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कभी प्रश्न बन सकता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को डाला है। मराठी में जो है उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है। आर्ची निम्न में से किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, जल का, किरण का या बिजली का। आर्ची जो है इसमें से किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर है इसका किरण। किरण का पर्यायवाची है आर्ची। आर्ची के यानी किरण के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं, एक है मरीच, मरीच भी कहते हैं किरण को, रश्मि भी कहते हैं। ठीक है, रश्मि तो बहुत ही प्यारा नाम हो जाता है एक किरण का। अंशु भी कहते हैं किरण को। ये सभी पर्यायवाची जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मयूख भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है मयूख, यह भी किरण को कहते हैं। कर भी कहते हैं किरण को। ठीक है, तो ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। खदान के काम की देखभाल करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अयाचित, आकरिक, चौकीदार या आपड़िक। खदान के काम की देखभाल करने वाला, ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अयाचित, आकरिक, चौकीदार या आपड़िक। सही उत्तर है आकरिक।
उसके लिए आकरिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, आप अपने मन में सोचें, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठंडी हवा चल रही थी, केवल यहाँ 4 पुस्तकें हैं। आपको इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ठंडी हवा चल रही थी, यह वाक्य शुद्ध है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, आप अपने मन में सोचें, यह अशुद्ध है। इस तरह यह होगा आप मन में सोचें, इस तरह से यह शुद्ध होगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता, यह अशुद्ध है। वाक्य होगा इसका कुछ अर्थ नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ केवल यहाँ 4 पुस्तकें हैं, यह अशुद्ध है। यहाँ केवल 4 पुस्तकें हैं, इस तरह से यह शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ऐसा किस विद्वान का मत है? फ्रेंच विद्वान कुपेरी, डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, गौरीशंकर ओझा या डॉक्टर प्रजिलुस्की। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है चीनी लिपि से हुई है, ऐसा कौन सा विद्वान मानते हैं? सही उत्तर है फ्रेंच विद्वान कुपेरी। यह मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है। प्रश्न संख्या 32 है, रंगभूमि उपन्यास को गांधीवादी दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास किसने कहा है? नामवर सिंह ने, गुलाब राय ने, बच्चन सिंह ने या प्रेमचंद ने? रंगभूमि उपन्यास को गांधीवादी दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास किसने कहा है? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 33 बताइए, किस उपन्यास का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद शीर्षक से 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? चॉकलेट, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल या शराबी? किस उपन्यास का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद शीर्षक से 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है इसका बुधवा की बेटी। यह जो है 1955 ईस्वी में इसका नाम जो है बदलकर मनुष्यानंद कर दिया गया था। ये सभी जो हैं उग्र के उपन्यास हैं। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। प्रश्न संख्या 34 बताइए, निम्न में से दिनकर का निबंध कौन सा नहीं है? मिट्टी की ओर, रेती के फूल, साहित्यमुखी, धार और किनारे। निम्न में से दिनकर जी का निबंध कौन सा नहीं है? सही उत्तर है इसका धार और किनारे। यह जो है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध नहीं है, यह अज्ञेय जी का निबंध है। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था यह भी पूछा जा सकता है, तो 1982 में प्रकाशित हुआ था यह। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है, नामवर सिंह के किस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है? छायावाद 1955, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1985 या आलोचक के मुख से 2005 में। ठीक है, आपको बताना है इसमें से किस रचना का जो समय है वह सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है इसका दूसरी परंपरा की खोज। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि यह 1985 में नहीं है, 1982 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 के बाद प्रश्न संख्या 36 बताइए, लोहे की दीवार के दोनों ओर किस विधा की रचना है? उपन्यास है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है या रेखा चित्र है? लोहे की दीवार के दोनों ओर। सही उत्तर है इसका यात्रा साहित्य। यह यात्रा साहित्य यशपाल का है। ठीक है, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लोहे की दीवार के दोनों ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 बताइए, हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी? चांद, मतवाला, माधुरी या इंदु? हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका इसमें से कौन सी थी?
सही उत्तर है इसका मतवाला। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1923 से। ठीक है। मतवाला पत्रिका के जो संस्थापक थे वह थे महादेव प्रसाद सेठ। तो संस्थापक भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार जो है संपादक ही पूछे जाते हैं। संस्थापक कभी पूछे तो वह थे महादेव प्रसाद सेठ। इसको नोट कर लीजिएगा। मतवाला पत्रिका के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्राप्त होने वाली राशि कितनी है? 10 लाख है, 11 लाख है, 15 लाख है या 9 लाख है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्राप्त होने वाली राशि कितनी है? सही उत्तर है 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 11 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? चित्रा मुदगल को, नंदकिशोर आचार्य को, अनामिका को या दया प्रसाद सिन्हा को? 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को इनके नाटक जो है सम्राट अशोक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 का। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही आधुनिक है, तुरंत ही मिला है 2021 में, तो इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका नाटक है सम्राट अशोक और उसके लिए इन्हें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 40 है। निम्न रचनाकारों का हमें सही अनुक्रम बताना है। रचनाकारों में है इलाचंद जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनको आपको क्रम से लगाना है। कमेंट में क्रम से लगाकर उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले सन देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इनका समय सन 1900 है। वहीं इलाचंद जोशी की बात करें तो यह 1902 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो इनका जन्म 1903 में हुआ था। और महादेवी सुभद्रा कुमारी, माफ़ करिएगा, सुभद्रा कुमारी का जन्म जो है 1904 में हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। चौथा सप्तक में शामिल कवि कौन से हैं? नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, राजकुमार कुंभज या कीर्ति चौधरी? इनमें से कौन से कवि जो हैं चौथा सप्तक में सम्मिलित हैं? सही उत्तर है इसका राजकुमार कुंभज। यह चौथा सप्तक के कवि हैं। वहीं नरेश मेहता जो है दूसरा सप्तक में शामिल हैं। मदन वात्स्यायन तीसरा सप्तक में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। अंतः सलीला किसकी रचना है? दिव्या माथुर की, सुधा ओम की, रचना श्रीवास्तव की या उषा राजे सक्सेना की? अंतः सलीला किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जा सकती है, क्योंकि यह एक प्रवासी साहित्य से संबंधित रचना है अंतः सलीला। सही उत्तर है इसका दिव्या माथुर। यह दिव्या माथुर की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 के बाद 43 है। दंडी के काव्यादर्श के लिए सही विकल्प इनमें से कौन सा है? 4 परिच्छेद लगभग 650 श्लोक, 5 परिच्छेद लगभग 640 श्लोक, 6 परिच्छेद लगभग 655 श्लोक या 4 परिच्छेद लगभग 550 श्लोक? इसमें से दंडी के काव्यादर्श के लिए सही विकल्प कौन सा है? इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से मैंने बनाया है। काफ़ी मेहनत लगी है इन प्रश्नों को बनाने में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करिएगा। सही उत्तर है इसका 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक दंडी के काव्यादर्श में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44। शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्ताक काव्य, काव्य लक्षण यह किस विद्वान का है? ठीक है, विश्वनाथ का है, विद्याधर का है, जयदेव का है या हेमचंद्र का है? शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्ताक काव्य प्रस्तुत काव्य लक्षण किस विद्वान का है?
सही उत्तर है विद्याधर। यह काव्य लक्षण विद्याधर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 45 बताइए। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी? सही उत्तर है लक्षणा, क्योंकि इसमें जो है लक्षण को ग्रहण किया जा रहा है। सिंह का लक्षण होता है वीरता का और गीदड़ का लक्षण होता है कायर का। यहाँ पर सिंह तलवार लेकर नहीं दौड़ा है, कोई वीर पुरुष, उसको सिंह बताया जा रहा है कि जब कोई वीर पुरुष तलवार लेकर युद्ध में उतरा तो सभी जो हैं गीदड़ यानी जो भी डरपोक सैनिक थे वह भाग गए। तो इस तरह से यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। आखिर, आफत, इनाम शब्द किस भाषा के हैं? अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के या पुर्तगाली के? आखिर, आफत, इनाम किस भाषा के शब्द हैं? शब्द भंडार से भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न तो हमेशा ही रहते हैं शब्द भंडार से। आखिर, आफत और इनाम जो है किस भाषा के शब्द हैं? सही उत्तर है अरबी। अरबी भाषा के शब्द हैं यह। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। यहाँ पर अशुद्ध रहेगा, आपको बताना है इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। चहारदीवारी, छत्रछाया, तिलांजलि या दधीचि? अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका तिलांजलि। तिलांजलि जो है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि यहाँ पर तिलांजलि पे ल पर छोटी की मात्रा रहेगी। तिलांजलि इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तिलांजलि जो है अशुद्ध है। बाकी सभी शब्द जो हैं शुद्ध हैं। चहारदीवारी होता है, छत्रछाया होता है और दधीचि इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न संख्या 48 है। दृष्टि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह दृष्टि शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दृष्टि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यह दृष्टि का सही संधि विच्छेद है। दृश्य प्लस ती दृष्टि होता है, व्यंजन संधि इसमें है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। तरंग का पर्यायवाची कौन सा है? नीर, आदित्य, दाव या वीची? तरंग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका वीची। वीची जो है तरंग का पर्यायवाची है। उर्मी भी जो है तरंग का पर्यायवाची माना जाता है। कभी कभी यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। प्रश्न संख्या 50 है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्दों का जोड़ा अशुद्ध है? बर्बर, सभ्य, व्यष्टि, समष्टि, विनीत, दयालु, मसृण, रुक्ष? आपको बताना है इनमें से कौन सा विलोम शब्दों का जोड़ा जो है अशुद्ध है। मैंने कोशिश की है कि 2021 का पैटर्न जो है बनाए रखूं। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो प्रश्न आसान लग रहे होंगे। सही उत्तर है इसका विनीत, दयालु। ठीक है, विनीत का जो है उद्धत होता है विलोम, दयालु नहीं होता है, उद्धत होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 51। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर? कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? सही उत्तर है इसका व्यय। व्यय जो है यह पुल्लिंग है। आय, नहर और लहर ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 52 बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण इसमें से कौन सा है? परिवार, फूल, दाल और सेना? इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दाल। यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है। परिवार भी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस रचना में राजकुमारी वासवदत्ता के परिणय संबंध का वर्णन मिलता है? दूतवाक्यम में, प्रतिज्ञा यौगंधरायण में, चारुदत्तम में या प्रतिमा नाटकम में?
किस रचना में राजकुमारी वासव दत्ता के परिणय संबंध का वर्णन मिलता है? सही उत्तर है प्रतिज्ञा यौगंध रायण में। यह भास द्वारा लिखित एक नाटक है जिसमें 4 अंक हैं, ठीक है, और इसमें राजकुमारी वासव दत्ता के प्रणय संबंध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आतपत्र किस विद्वान की उपाधि है? दंडी की, भास की, माघ की या भारवी की? आतपत्र किस विद्वान को कहा जाता है, किस विद्वान की उपाधि है? सही उत्तर है इसका महाकवि भारवी। भारवी को आतपत्र भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। 55 है, जगतः जगतो जगताम किस विभक्ति के वचन हैं? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी? जगतः जगतो जगताम किस विभक्ति के वचन हैं? सही उत्तर है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति में जगतः जगतो जगताम होता है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। गंगा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय, अड़ प्रत्यय या डीप प्रत्यय? गंगा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? संस्कृत व्याकरण से यह प्रश्न है और आपको बताना है गंगा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा टाप प्रत्यय। इसमें गंगा शब्द का प्रयोग इससे बना है गंगा शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, कृष्ण गीतावली में पदों की संख्या क्या है? 60, 61, 62 या 63? सही उत्तर है 61 पद। कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। यह एक मुक्तक रचना है, मुक्तक रचना है और गीति काव्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, तुलसीदास की किस रचना में काशी की महामारी का वर्णन मिलता है? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस या वैराग्य संदीपनी? तुलसीदास की किस रचना में काशी की महामारी का वर्णन मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कवितावली। कवितावली में जो है काशी की महामारी का वर्णन मिलता है। हनुमान बाहु को कवितावली का ही एक भाग माना जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 बताइए, प्रमुख काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? और रचनाएं हैं हंसावली, सत्यवती कथा, मधुमालती और पद्मावत। हमें इन रचनाओं को सही कालानुक्रम से लगाना है। कमेंट में अपने उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सबसे पहले समय देख लेते हैं। हंसावली का समय जो है 1370 ईस्वी माना जाता है। वहीं सत्यवती कथा की बात करें तो इसका समय 1501 ईस्वी माना जाता है। पद्मावत का समय 1540 है और मधुमालती का समय 1545 है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसावली, सत्यवती कथा, पद्मावत और मधुमालती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? प्रकाशों को यहाँ पर रामचंद्रिका में प्रकाशों को मतलब सर्गों को प्रकाश कहा गया है और आपको बताना है इसमें कितने प्रकाश हैं। 39, 49, 29 या 40? रामचंद्रिका में कितने प्रकाश यानी सर्ग कितने हैं? सही उत्तर है 39। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। प्रश्न संख्या 61 है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा का या गुलाब राय का? सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। किस विद्वान का कथन है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका रामकुमार वर्मा। यह रामकुमार वर्मा का कथन है सूरदास की कविता के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको महत्वपूर्ण कथन है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। रात के उनीदे अरसाते मदमाते राते अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहात है, किसकी पंक्ति है? घनानंद, बोधा, आलम या रसलीन? किसकी पंक्तियां हैं? यह रीतिकालीन पंक्तियां हैं। रात के उनीदे अरसाते मदमाते राते अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहात है।
सही उत्तर है आलम। यह पंक्तियां आलम की हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। जस संपत्ति आनंद अति दुखिन डारे खोए होत कवित ये चतुराई जगत राम बस होए। काव्य प्रयोजन किस विद्वान का है? यह काव्य प्रयोजन की परिभाषा है और किस विद्वान द्वारा दी गई है? देव के द्वारा, चिंतामणि के द्वारा, श्रीपति के द्वारा या कुलपति मिश्र के द्वारा? काव्य प्रयोजन की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? जस संपत्ति आनंद अति दुखिन डारे खोए होत कवित ये चतुराई जगत राम बस होए। सही उत्तर है इसका कुलपति मिश्र। काव्य प्रयोजन की यह परिभाषा कुलपति मिश्र के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। नवलोक में उल्लास, सुमनावली में हास, खगवृंद में कल्लोल, लाई उषा अनमोल, इसमें कौन सा छंद है? चौपई, चौपाई, तोमर या रूपमाला? आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। चौपई है, चौपाई है, तोमर है या रूपमाला है? सही उत्तर है तोमर छंद। इन पंक्तियों में तोमर छंद है। तोमर छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्रा होती है और अंत में जो है गुरु और लघु होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? मम्मट, धनंजय, पामट या ध्रुदट? आपको बताना है इसमें से ध्वनि विरोधी विद्वान कौन सा है? मम्मट है, धनंजय है, वामन है या रुद्रट है? सही उत्तर है धनंजय। यह ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। धनंजय के साथ कुंतक, भट्टनायक और महिम भट्ट भी ध्वनि विरोधी विद्वान माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। साहित्य की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या महात्मा गांधी? साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। साहित्य की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? सही उत्तर है इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, किसका काव्य प्रयोजन है? शुक्ल जी का, हरिऔध का, गुप्त जी का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, मैथिली शरण गुप्त का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा दिया गया यह काव्य प्रयोजन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। मम्मट काव्य दोषों की संख्या कितनी मानते हैं? 10 मानते हैं, 40 मानते हैं, 70 मानते हैं या 43 मानते हैं? मम्मट जो है काव्य दोषों की संख्या कितनी मानते हैं? सही उत्तर है इसका 70। मम्मट काव्य दोषों की संख्या 70 तक मानते हैं। वह 37 शब्द दोष मानते हैं, 23 अर्थ दोष मानते हैं और 10 जो है रस दोष मानते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये 70 काव्य दोष मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है। श्लेष अलंकार जो है कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है 2 प्रकार का। श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है, सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 बताना है आपको। उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पीली छतरी वाली लड़की, तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर या मोहनदास? उदय प्रकाश को किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
सही उत्तर है मोहनदास। 2010 में प्रकाशित इस रचना को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक लंबी कहानी है यह मोहनदास। प्रश्न संख्या 71, किस समय से ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा? 1992 से, 1982 से, 1983 से या 1984 से? किस समय से ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था? सही उत्तर है इसका 1983 से। इससे पहले जो है किसी विशेष रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1983 के बाद जो है संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, नाच मेरी बुलबुल किसकी आत्मकथा है? चतुरसेन शास्त्री की, कमलेश्वर की, विष्णु प्रभाकर की या देवेंद्र सत्यार्थी की? नाच मेरी बुलबुल किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर है इसका देवेंद्र सत्यार्थी। यह देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 3 भागों में है। पहला जो भाग है वह है चांद सूरज के वीरन। ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा, यह पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चांद सूरज के वीरन। ठीक है, और दूसरा जो है वह है नील यक्षिणी। दूसरा भाग जो है नील यक्षिणी है। और तीसरा भाग जो है नाच मेरी बुलबुल है। यानी इनकी कथा के आत्मकथा के 3 भाग हैं। प्रश्न संख्या 73 है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक नाट्य है और एक तरफ स्थान है। रासलीला उत्तर प्रदेश, स्वांग हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र और विदेशिया उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है विदेशिया। विदेशिया उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य नहीं है, यह बिहार राज्य का लोक नाट्य है। तो इस तरह से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 74 देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक, निज वृत्तांत, मुझ में, देव जीवन का विकास और मेरी आप बीती। खड़ी बोली हिंदी में रचित पहली आत्मकथा कौन सी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मुझ में देव जीवन का विकास। यह खड़ी बोली हिंदी में रचित पहली आत्मकथा है सत्यानंद अग्निहोत्री की, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा जा रहा है खड़ी बोली हिंदी में रचित पहली आत्मकथा। वैसे हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक को माना जाता है, बनारसी दास की रचना, लेकिन यहाँ पर जो है खड़ी बोली हिंदी में रचित आत्मकथा पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का समय गलत दिया हुआ है? सज्जन 1910, करुणालय 1911, राजश्री 1915 और विशाख 1921। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का समय गलत दिया गया है? सही उत्तर है करुणालय। करुणालय जो है 1911 में नहीं है, 1912 में है। ठीक है, इसमें सुनह सेप एवं राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा का चित्रण किया गया है। प्रश्न है, निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी भावधारा की नहीं है? कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर या यमुना के पति। आप अपने उत्तर को कमेंट में देते रहिए। इनमें से कौन सी रचना जो है, निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी भावधारा की नहीं है? कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर या यमुना के प्रति। सही उत्तर है इसका यमुना के प्रति। यह प्रगतिवादी कविता नहीं है। कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी और तोड़ती पत्थर, ये तीनों कविताएं जो है प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 76 है, जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरू रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामकुमार वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरू रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है किसका कथन है यह बताइए। सही उत्तर है इसका डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 78। आदिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, आदिकाल के बहुत से नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जय काल मोहन अवस्थी, उद्भव काल वासुदेव सिंह और अपभ्रंश काल बच्चन सिंह। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है इसका जयकाल मोहन अवस्थी। जयकाल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 79 है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावटी है, हाड़ौती है, रतलामी है या अहिरवाटी है? इसमें से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? प्रश्न संख्या 80। रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 80 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका 2 प्रकार के। रूप के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 81। सीता भोजन पका चुकी है किस काल का वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और तात्कालिक वर्तमान काल। सीता भोजन पका चुकी है वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल या तात्कालिक वर्तमान काल। सही उत्तर हो जाएगा इसका आसन्न भूतकाल। यह वाक्य आसन्न भूतकाल का है। आसन्न भूतकाल वहाँ होता है जहाँ कार्य बीते हुए समय में समाप्त हुआ हो, लेकिन उसे बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ हो, तो वहाँ पर जो है आसन्न भूतकाल होता है। यहाँ पर सीता भोजन पका चुकी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी अभी उसने पकाकर ख़त्म किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। अमृतलाल नागर का नाटक चढ़त न दूजे रंग किसके जीवन पर आधारित है? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीर के या प्रेमचंद के? अमृतलाल नागर का नाटक है एक चढ़त न दूजो रंग, किसके जीवन पर आधारित है? सही उत्तर है इसका सूरदास। सूरदास के जीवन पर आधारित है, 1982 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 83 है। एक दुनिया समानांतर में संकलित कहानी नहीं है। तीसरी कसम, उसने कहा था, चीफ की दावत और टूटना। इसमें से कौन सी कहानी जो है एक दुनिया समानांतर में संकलित नहीं की गई है? एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव द्वारा संपादित कहानियों का संकलन है, नई कहानियों का संकलन है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो उसमें संकलित नहीं है। सही उत्तर है उसने कहा था। उसने कहा था को उसमें संकलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रवीण कुमार की है? वास्को डिगामा की साइकिल, जानकी पुल, बाजार में रामधन, आदमी खोर। निम्न में से कौन सी कहानी प्रवीण कुमार की है? ये सभी रचनाएं अद्यतन हैं, बहुत ही नवीन रचनाएं हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रवीण कुमार की है। सही उत्तर है इसका वास्को डिगामा की साइकिल। यह प्रवीण कुमार की है, 2020 में ही प्रकाशित हुई थी। जानकी पुल जो है यह प्रभात रंजन की कहानी है। बाजार में रामधन जो है कैलाश वनवासी की कहानी है। और आदमी खोर जो है धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी है। इन सभी को याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 है। डैफोडिल जल रहे हैं किसका कहानी संग्रह है? उषा प्रियंवदा का, मंजुल भगत का, मृदुला गर्ग का या मन्नू भंडारी का? डैफोडिल जल रहे हैं किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर है इसका मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है, 1978 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 1978 में है डैफोडिल जल रहे हैं।
प्रश्न संख्या 86 है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामनरेश त्रिपाठी की या नाथूराम शर्मा शंकर की। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। किसकी पंक्ति है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रामनरेश त्रिपाठी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 87, मनुष्य जीवन की नियति को उसके समुचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। रघुवीर सहाय के लिए कथन किस आलोचक का है? मैनेजर पांडे का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामविलास शर्मा का या गुलाब राय का? मनुष्य जीवन की नियति को उसके समुचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। किसका कथन है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका राम स्वरूप चतुर्वेदी। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है रघुवीर सहाय के लिए। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ से यह खाली स्थान छोड़ के और प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन किस कवि के लिए है, प्रश्न को ऐसे भी बनाया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, नीरजा काव्य संग्रह में कितने गीत संग्रहित किए गए हैं? 58, 59, 60, 61। नीरजा जो है महादेवी वर्मा के गीतों का संग्रह है और इसमें कितने गीत संग्रह किए गए हैं आपको बताना है। सही उत्तर है इसका 58। 58 गीत संग्रह किए गए हैं, वो भी बिना शीर्षकों के, उनके शीर्षक नहीं है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? वीणा, पल्लव, युगांतर या युगांत? इसमें से सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? सही उत्तर है युगांत। यह अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना नहीं है, प्रगतिवादी कविता है, 1936 में प्रकाशित हुई थी युगांत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 है, भरत मुनि ने नाटक में पाठ्य वस्तु को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? भरत मुनि ने नाटक में पाठ्य वस्तु को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु ली गई थी, वहीं सामवेद से गान लिया गया था, गीत, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया था और अथर्ववेद से रस लिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति? अंडे का शहजादा, इसका क्या अर्थ होगा? सही उत्तर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं अंडे का शहजादा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92 है, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप इसमें से कौन सा है? पिबती, पिबथा, पिबामी, पिबावह? लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? सही उत्तर है इसका पिबथा। पिबसी, पिबथा, पिबथ, इस तरह से इसका रूप चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93 है, निम्न में से कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है? भारवी हैं, भास है, दंडी है या भवभूति है? इसमें से कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है, यानी कालिदास से पहले के? सही उत्तर है भास। भास जो है कालिदास के पहले से हैं, यानी पूर्ववर्ती हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, रामविलास शर्मा द्वारा रचित
पंचरत्न किस विधा की रचना है? पंचरत्न है यह। कहानी है, डायरी है, पत्र साहित्य है या संस्मरण है? रामविलास शर्मा द्वारा रचित पंचरत्न किस विधा की रचना है, आपको बताना है। सही उत्तर है डायरी। यह डायरी विधा की रचना है इनकी। 1980 में प्रकाशित हुई थी रामविलास शर्मा की डायरी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन इनमें से कौन सा है? मित्र संवाद, पत्रों की छाँव में, अत्र कुशलम तत्रास्तु या अक्षर अक्षर यज्ञ। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है अत्र कुशलम तत्रास्तु। यह रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है। व्यक्तः स तैर्भाववाद्यो अस्थायी भावो रसः स्मृता। रस की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मम्मट के, अभिनव गुप्त के, धनंजय के या भामह के? यह रस की परिभाषा है और यह किस विद्वान के द्वारा दी गई है, आपको बताना है। व्यक्तः स तैर्भावाद्यो अस्थायी भावो रसः स्मृतः। सही उत्तर है इसका मम्मट। यह मम्मट के द्वारा दी गई रस की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है। निम्न में से सुखात्मक संचारी भाव कौन सा नहीं है? गर्व, मद, धैर्य या अमर्ष? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुखात्मक संचारी भाव नहीं है। सही उत्तर है इसका अमर्ष। अमर्ष जो है दुखात्मक संचारी भाव है। लज्जा, असूया, मोह, उग्रता इत्यादि जो हैं यह दुखात्मक संचारी भाव में आते हैं। गर्व, मद, धैर्य, उत्साह ये सभी सुखात्मक संचारी भाव में आते हैं। प्रश्न संख्या 98 है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। इंद्रवज्रा है, मंदाक्रांता है, वंशस्थ है या उपेंद्र वज्रा है? कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं? सही उत्तर है इसका इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में जो है 11 वर्ण होते हैं और 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता 17 वर्ण, द्रुत विलंबित 12 वर्ण, बसंत तिलका 13 वर्ण और कवित्त 31 वर्ण। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है बसंत तिलका। बसंत तिलका में जो है 13 वर्ण नहीं होते हैं, 14 वर्ण होते हैं, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, मंदाक्रांता या बसंत तिलका? बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, मंदाक्रांता है या बसंत तिलका है? सही उत्तर है इसका उपेंद्र वज्रा, क्योंकि यहाँ पर 11 वर्ण हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ण है। हालांकि अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101। निम्न में से ओकार बहुला बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, कौरवी, अवधी या भोजपुरी? इनमें से कौन सी बोली जो है ओकार बहुला है? सभी प्रश्न मैंने बहुत ही चुन चुन कर बनाए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सही उत्तर है इसका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ओकार बहुला बोली है। वहीं कौरवी की बात करें तो यह आकार बहुला बोली कही जाती है और अवधी जो है उदासीन आकार बहुला है। भोजपुरी इकार बहुला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है।
शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गत बुधवार वह जयपुर जाएगा। मेरा सिर शर्म से गड़ गया। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। राम की बात पर राकेश हंसा। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका राम की बात पर राकेश हंसा, यह शुद्ध है। बाकी तीनों जो है अशुद्ध हैं। यहाँ पर देखिए गत बुधवार लिखा हुआ है तो वह जाएगा नहीं रहेगा, गया था रहेगा, क्योंकि गत यानी बीता हुआ, बीते हुए बुधवार को वह जयपुर गया था, तो गत बुधवार वह जयपुर गया था। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध होगा। मेरा सिर शर्म से गड़ गया, इसका हो जाएगा मेरा सिर शर्म से झुक गया। ठीक है। और मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, जब अवश्य लगा है तो ही की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं केवल यहाँ पर रहेगा मैं तो अवश्य जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का विवरण दिया गया है। 1003, 1001, 1002 या 1000। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन दिया गया है, विवरण दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1003। शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का विवरण मिलता है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसके रचनाकार कौन हैं। सुमन राजे, परशुराम चतुर्वेदी, मैनेजर पांडे या डॉक्टर नीलाभ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के रचनाकार कौन हैं। सही उत्तर है इसका डॉक्टर नीलाभ। डॉक्टर नीलाभ की रचना है, इसके संपादक रहे हैं ये। 2004 में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में निम्न में से किस ग्रंथ की सहायता नहीं ली थी। हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, भाषा काव्य संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए किस ग्रंथ की सहायता नहीं ली थी। उन्होंने स्वयं उन ग्रंथों का वर्णन दिया है, नाम दिया है कि मैंने इन ग्रंथों से सहायता ली है। आपको बताना है किससे सहायता नहीं ली थी। सही उत्तर है भाषा काव्य संग्रह। इससे इन्होंने सहायता नहीं ली थी, जो कि महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है। कविता कौमुदी जो है रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। और ब्रज माधुरी सार, यह तीनों रचनाओं से जो हैं शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखने के लिए मदद ली थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 106 है। बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। 1400 से 1650 ईस्वी, 1450 से 1650 ईस्वी, 1475 से 1700 ईस्वी या 1375 से 1600 ईस्वी। बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से क्या रही है। सही उत्तर है इसका 1400 से 1650 ईस्वी। बच्चन सिंह भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1650 ईस्वी मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 है। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तनु भरई, किसकी पंक्तियां हैं। विद्यापति की, अमीर खुसरो की, चंद्रवरदाई की या जगनीक की। किसकी पंक्तियां हैं यह। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तनु भरई। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है यह, और प्रश्न थोड़ा सा आसान भी है। यह विद्यापति की पंक्तियां हैं, विद्यापति की पदावली से। ठीक है। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। तुलसीदास को आनंदवन का वृक्ष किसने कहा है। नाभादास ने, लाला भगवान दीन ने, उदय भानु सिंह ने या मधुसूदन सरस्वती ने। तुलसीदास को आनंदवन का वृक्ष किसने कहा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका मधुसूदन सरस्वती ने। इन्होंने तुलसीदास को आनंदवन का वृक्ष कहा है। वही नाभादास की बात कहें तो इन्होंने कहा था तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि। लाला भगवान दीन की बात करें तो इन्होंने तुलसीदास को कहा है रूपकों का बादशाह। उदय भानु सिंह कहते हैं इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ठीक है। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। हिंदी की प्रथम दलित कविता कब प्रकाशित हुई थी।
1914 में, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में हिंदी की प्रथम दलित कविता कब प्रकाशित हुई थी? हिंदी की प्रथम दलित कविता जो है अछूत की शिकायत है, कब प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। सही उत्तर है 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। यह रचना भोजपुरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की या महादेवी वर्मा की? वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सही उत्तर है इसका महादेवी वर्मा। यह महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 111 देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक अनुदित है? ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं और इसमें से कौन सा नाटक जो है अनुदित है? प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, कर्पूर मंजरी या सती प्रताप? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में कुछ नाटक इनके अनुदित हैं, कुछ मौलिक हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा नाटक अनुदित है। सही उत्तर है इसका कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी अनुदित है राजशेखर के कर्पूर मंजरी से, जो कि प्राकृत की रचना है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कौन सा है? श्रीदामा, कृष्णार्जुन युद्ध, वेणु संहार या राम वन यात्रा? इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कौन सा है? सही उत्तर है इसका कृष्णार्जुन युद्ध। यह माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। श्रीदामा की बात करें तो राधा चरण गोस्वामी का नाटक है यह। वेणु संहार की बात करें तो यह बालकृष्ण भट्ट का नाटक है और राम वन यात्रा यह गिरधर लाल का नाटक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 113 देखिए, इनमें से कौन सी रचना जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, काले उजले दिन और बीच की दीवार? इनमें से कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है इसका इन्हीं हथियारों से। अमरकांत की रचना है यह, इन्हीं हथियारों से उपन्यास है इनका। ये सभी जो हैं अमरकांत के उपन्यास हैं, लेकिन इन्हीं हथियारों से उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2007 में इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एक और बात यहाँ पर नोट करिएगा कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2009 में, ठीक है, संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 114 है, सूर्याय वसट में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? सूर्याय वसट, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? सूर्याय वसट का अर्थ है सूर्य के लिए भेंट। ठीक है। सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होती है जिन पदों में वसट है, नमः है, स्वाति है, स्वाहा है, स्वधा है, अलम है, ये सभी अव्यय पद जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 115, एकोनाशीति किस संख्या का संस्कृत है? 79, 89, 99 या 69? एकोनाशीति किस संख्या का संस्कृत है? ऐसे प्रश्न पीजीटी की और टीजीटी की परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, एक तो ज़रूर ही रहता है। आपको बताना है एकोनशीति किस संख्या का संस्कृत है? सही उत्तर है 79 यानी कि 79। ठीक है। इसको उनासीति भी और नव सप्तति भी कहा जाता है। ठीक है। नव सप्तति, उनासीति दोनों भी कहा जाता है और एकोनाशीति भी कहा जाता है। तीन तरह से इसको कहा जाता है 79 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116 है, सह दुग्धम पिबतु का हिंदी अनुवाद होगा वह दूध पिए, वह दूध पीता है, वह दूध पी रहा है या वह दूध पिएगा? ठीक है।
सह दुग्धम पिबतु का हिंदी अनुवाद क्या होगा? कमेंट में अपने उत्तर फटाफट देते रहिए। सही उत्तर है इसका वह दूध पिए। ठीक है, सह दुग्धम पिबतु का हिंदी अनुवाद होगा वह दूध पिए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि? मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि होगी? सही उत्तर है इसका विसर्ग संधि। मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान होगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118, आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1955, 1956, 1957 या 1958? आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? मोहन राकेश का नाटक है, यह बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आपको बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। सही उत्तर है इसका 1958। 1958 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद का, लाला भगवान दिन का, राधा कृष्ण दास का या नंद दुलारे वाजपेयी का? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। आपको बताना है यह कथन किस आलोचक का है। सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120 है, असत्य कथन का चुनाव करना है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा का प्रवाह सरलता से कठिनता की ओर होता है या भाषा सर्वव्यापक है? आपको इनमें से असत्य कथन चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा का प्रवाह सरलता से कठिनता की ओर होता है, यह असत्य है। भाषा का प्रवाह जो है कठिनता से सरलता की ओर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। अहिल्या, आकांक्षा, अंतरात्मा या प्रामाणिक? इसमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध होगा? कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? सही उत्तर है इसका प्रामाणिक। प्रामाणिक जो है शुद्ध है। अहल्या की बात करें तो यह अहिल्या शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है अहल्या। ठीक है, वहीं आकांक्षा की बात करें तो आकांक्षा नहीं होता है, आकांक्षा होता है। ठीक है, इस तरह से यह शुद्ध हो जाएगा। और अंतरात्मा की बात करें तो ऊपर वाला र अंतरात्मा में नहीं रहता है, सीधा अंतरात्मा इस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 122 देखिए, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से चुनना है। अंजन, विभाग, अनुमति, मटर? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है इसका अनुमति। अनुमति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अंजन, विभाग और मटर ये जो हैं दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123 है, यदि मैं दौड़ा होता किस काल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल या संकेतार्थ भूतकाल? यदि मैं दौड़ा होता यह किस काल का वाक्य होगा? सही उत्तर है इसका संकेतार्थ भूतकाल। इसमें संकेतार्थ भूतकाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124 है, हरफन मौला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? आपको बताना है कि हरफन मौला में कौन सा समास होगा। सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं, त्रिधामा किसका पर्यायवाची है? सेना का, मित्र का, चंद्रमा का या अग्नि का? कोशिश करिए कि यह अंतिम प्रश्न आपका गलत नहीं हो, सही जरूर हो।
त्रिधामा किसका पर्यायवाची है? सेना का, मित्र का, चंद्रमा का या अग्नि का? सही उत्तर है इसका अग्नि। त्रिधामा अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के अन्य जो पर्यायवाची हैं वह हैं धूम्रकेतु, इसको भी अग्नि का पर्यायवाची माना जाता है। साथ ही साथ कृषाण जो होता है इसको भी अग्नि का पर्यायवाची माना जाता है। यह ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, तो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक अग्नि का पर्यायवाची होता है वैश्वानर, ठीक है, और रोहिताश्व भी होता है, ठीक है। ये सभी अग्नि के ऐसे पर्यायवाची हैं जो किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, विद्यार्थियों का इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। धूम्रकेतु, कृषाणु, वैश्वानर और रोहिताश्व यह अग्नि के पर्यायवाची हैं और यह त्रिधामा भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।